द टेक्स्ट इज हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2। अब गड्ढे के चारों तरफ घनी स्पिरिट क्यूई जल्दी इकट्ठी हो गई, लेकिन ध्यान से देखे तो साफ पता चलता था कि स्पिरिट क्यूई दो हिस्सों में बंटी थी, जिसमें भ्रामक छवियां क्रूर और खूनी लड़ाई में लगी थी। सिलाविन तो आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकली सिर्फ लड़ाई करने, स्केप्टिकल स्माइली फेस। दो स्पिरिट क्यूई भ्रामक छवियों की लड़ाई लगता था खत्म न होगी, क्योंकि कोई तरफ जीत नहीं पा रही थी। एक दिन दो स्पिरिट क्यूई भ्रामक छवियां अचानक गड्ढे के बीच की तरफ बढ़ी, चुप हो गईं और दुनिया से गायब हो गईं। घनी स्लेटी हवा धीरे धीरे साफ हुई और आसमान धरती के बीच की जगह धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। लंबे वक्त बाद जोरदार धड़ाका हुआ और गड्ढे से एक आकृति अचानक उड़ी, जैसे गरुड़ आसमान में उड़ता हो, फिर धीरे जमीन पर उतरी। मोटी धूल झाड़कर गहरी सांस लेते हुए यह आदमी चुपचाप जगह पर खड़ा रहा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी, जैसे गहरे सोच में डूबा हो। यांग काई आखिरकार बाहर निकला। दो मॉन्स्टर बीस्ट्स की नफरत मौत के बाद भी बाकी थी और उसे शुरू से अंत तक उनकी महाकाव्य जंग देखनी जरूरी हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी सीरीज में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप इस तरह के 10 से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स तुरंत सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर बनते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे खास एपिसोड्स जो सिर्फ आपके लिए हैं। इस जंग को सिर्फ धरती हिला देने वाली कहा जा सकता था, प्राचीन किंवदंती जैसी जो आज कोई देख नहीं सकता। यांग काई मोहित होकर देखता रहा जैसे दो मॉन्स्टर बीस्ट क्रूरता से टकराते, खूब खून बहाते, लेकिन हार नहीं मानते, बार बार डर दिखाए बिना एक दूसरे पर झपटते, बार बार विरोधी को फाड़ते, सिर्फ एक दूसरे को तबाह करने के लिए। दोनों को लड़ाई शुरू होने से पहले पता था कि उनकी मौत तय है, इसलिए जीना नामुमकिन जानकर वे सिर्फ अपनी शान और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। अभी तक यांग काई को कभी नहीं लगा था कि मॉन्स्टर बीस्ट्स ऐसी बहादुरी दिखा सकते हैं जो किसी सुप्रीम इंसानी कल्टीवेटर के बराबर हो। इस जलती लड़ाई ने एकमात्र दर्शक यांग काई का खून खौलाया और उसे ढेर सारी फसल दी। इसके अलावा दो मॉन्स्टर बीस्ट्स के गायब होने के बाद यांग काई को हल्के से कुछ और महसूस हुआ, उसके शरीर में जुड़ गया। जिंदा रहते दो मॉन्स्टर बीस्ट्स लड़ते हुए विजेता नहीं तय कर पाए थे, लेकिन मौत के बाद यांग काई की मदद से वे फिर आमने सामने हो सके और अपनी लंबी चाहत पूरी की। शायद इन दो मॉन्स्टर बीस्ट्स ने उसे तोहफे में कुछ छोड़ा हो, या शायद ये यांग काई ने अपनी भावना से हासिल किया हो। रहस्य शायद कभी न सुलझे। हाथ फैलाकर यांग काई ने नीचे देखा और सारे भटकते ख्याल साइड रखे, शरीर की युआन क्यूई को खास पैटर्न में चलाने लगा। पल भर बाद उसके शरीर से जानवर की जोरदार गरज गूंजी और जैसे उसने हथेली आगे बढ़ाई, हवा के साथ आगलाल आकृति अचानक उड़ी। टाइगर की गरज ने आसमान हिला दिया, जैसे युआन क्यूई से पूरी बनी भयानक और जिंदा जैसी टाइगर प्रकट हुई। ये टाइगर भ्रामक छवि बेहद शानदार थी और तेजी से आगे कूदी, उसका जबड़ा क्रूरता से चबाया, घमंड और कुलीन हवा से भरा, जबकि मुंह के किनारों पर दांत ठंडी दुष्ट चमक दे रहे थे। दूसरी हथेली आगे बढ़ाई, एक ताकतवर और शानदार ऑक्स फटा, गरजते हुए उसके खुरों तले जमीन कुचली। उससे निकलता दबाव जैसे हजार घोड़ों की दौड़ हो, चारों तरफ सब दबा देता, रास्ते में आने वाले को धूल बना देता। कोई न कोई उसे रोक नहीं सकता था। हेवन शेकिंग व्हाइट टाइगर और अर्थ स्प्लिटिंग डिवाइन ऑक्स। हालांकि अभी यह व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स यांग काई की युआन क्यूई से बने थे, इसलिए उनके पूरे शरीर आग लाल रंग के थे, जो उन्हें और क्रूर और हत्यारी शक्ल दे रहे थे। दो भ्रामक छवियां कई हजार मीटर बाहर निकलीं और धीरे धीरे चमकदार कणों में बिखरकर हवा में गायब हो गईं। यांग काई पल भर स्तब्ध रहा, फिर जोर से हंस पड़ा, अपनी फसल से बहुत संतुष्ट। इसे मार्शल स्किल की तरह गिना जा सकता था, सिर्फ फर्क था कि इसका स्रोत मॉन्स्टर बीस्ट्स का जोड़ा था। इसे शायद बीस्ट सोल स्किल कहा जाए। इस दुनिया में ढेर सारी मार्शल स्किल्स थीं और मॉन्स्टर बीस्ट्स की शक्ल नकल करने वाली कम नहीं थी। नाइन येन वैली जाते वक्त यांग काई ने ब्लड बैटल गैंग के वेन फेई चेन को ऐसी मार्शल स्किल चलाते देखा था, लेकिन उसकी बनाए टाइगर सिर्फ धुंधली छवि थी, कुछ पारदर्शी और अधूरी। ये यांग काई की अभी चलाई बीस्ट सोल स्किल से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती थी। चाहे हेवन शेकिंग व्हाइट टाइगर हो या अर्थ स्प्लिटिंग डिवाइन ऑक्स की बीस्ट सोल स्किल, यांग काई ने जो संघनित किया वह मूल मॉन्स्टर बीस्ट के असली शरीर से अलग नहीं लगता था, और उनकी जिंदा जैसी हवा भी थी। दो भ्रामक छवियां असली मॉन्स्टर बीस्ट से अलग नहीं थीं, और इसलिए उनकी मारक ताकत जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा थी। इन दो एक जैसी बीस्ट सोल स्किल से यांग काई की लड़ाई की ताकत फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यांग काई ने इन दो स्किल्स को उनकी शक्ल के मुताबिक नाम दिए,
व्हाइट टाइगर सील और डिवाइन ऑक्स सील। मुड़कर चारों तरफ देखा, यान काय की भौहें सिकुड़ गईं। खाली गड्ढे से खुद को रेत से खोद कर निकालना पड़ा। उसे पता चल गया कि रिट्रीट में बिताया वक्त कम नहीं था। ओल्ड डैमन, कितना वक्त बीता? यान काय ने घबरा कर पूछा। आधा साल, युवा मास्टर। ये सुनकर यान काय की सांस रुक गई। कोई आश्चर्य नहीं, उसका पेट भूख से मचल रहा था। इतना लंबा वक्त न बीता होता तो उसकी मौजूदा कल्टीवेशन रियल में ऐसा एहसास नामुमकिन था। हालांकि अभी खाने की तलाश का वक्त नहीं था। यान काय ने जल्दी शरीर की बाकी रेत झाड़ी और बैठकर पिछले 6 महीनों में 2 ब्लड बीड से मिली सारी समझ और फायदों पर सोचा। लंबे वक्त बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। ओल्ड डैमन, तुझे एक छोटी ट्रिक दिखाता हूं। छोटी ट्रिक? ओल्ड डैमन ने हैरानी से दोहराया। यान काय हंसा और जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत मन लगाकर डेंटियन में यांग लिक्विड की बूंदें एक एक करके फोड़ी। आधे दिन बाद उसके चारों तरफ हवा अचानक हिली, जैसे यान काय का शरीर थोड़ा कांपा और उससे निकलती ताकत अचानक बढ़ गई। ओल्ड डैमन बेहद हैरान हो गया। किसी तरह नॉर्मल प्रोसेस को बाईपास करके यान काय ब्रेक थ्रू कर गया और सेपरेशन एंड रियूनियन 6th स्टेज पर पहुंच गया। ये कैसे किया? आधे साल पहले इस युवा मास्टर ने सचमुच ढेर सारी ऊर्जा सोखी थी, लेकिन अभी तक ब्रेक थ्रू के कोई संकेत नहीं दिखे थे, बल्कि सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 5th स्टेज पर मजबूती से रुके थे। लेकिन अब आधे दिन ध्यान करने के बाद किसी तरह पूरी माइनर रियल्म बढ़ा दी। ऊपर से उसने सीक्रेट आर्ट नहीं चलाई, न कोई युवान ऊर्जा सोखी। मतलब उसके शरीर की ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ी। ब्रेक थ्रू कैसे किया? ओल्ड डैमन सचमुच हैरान हो गया। भले उसका दिल जिज्ञासा से मचल रहा था, यान काय की आंखें अभी ध्यान में बंद थीं, इसलिए अभी अपने शक दबाए रखने पड़े। आधे दिन बाद यान काय की ताकत फिर बढ़ी। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज। ओल्ड डैमन के ख्याल पूरी तरह रुक गए। यान काय के ब्रेक थ्रू बहुत अजीब थे और ओल्ड डैमन की समझ से बाहर। पूरी जांच करने के बाद आखिरकार उसे कुछ संकेत मिले। ओल्ड डैमन को पता चला कि यान काय के शरीर की युआन क्यूई पहले से बहुत बदल गई थी। भले कुल मात्रा वही थी, लेकिन उसकी शुद्धता और घनत्व कई गुना बढ़ गए थे। ये बदलाव जरूर यान काय के अजीब प्रमोशन की वजह था। क्या ऐसा भी हो सकता था? ओल्ड डैमन फिर पूरी तरह हैरान हो गया। सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज में ब्रेक थ्रू के बाद यान काय ने धीरे आंखें खोली। उसके डेंटियन में यांग लिक्विड की मात्रा 1/3 कम हो गई थी, और भले बूंदें कम थीं, लेकिन उनमें मौजूद कुल ऊर्जा नहीं बदली थी। मतलब हर बूंद यांग लिक्विड में ऊर्जा काफी शुद्ध और ताकतवर हो गई थी, इसलिए यांग लिक्विड इस्तेमाल करने वाली कोई स्किल ज्यादा ताकत और मारक दिखाती। जैसे उसने डेंटियन की सारी यांग लिक्विड रिफाइन और फिर ढाली हो। सेपरेशन एंड रियूनेशन बाउंड्री 7th स्टेज यान काय की मौजूदा हद थी। अभी वह अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई को और शुद्ध या दबाकर नहीं कर पा रहा था। युवा मास्टर की ट्रिक सचमुच रोशनी देने वाली है। पुराने नौकर को भी बड़ा फायदा हुआ। जैसे ओल्ड डैमन ने यान काय को आंखें खोलते देखा, जल्दी तारीफ की बौछार की, और भले थोड़ी चापलूसी मिली हो, ओल्ड डैमन का सम्मान सचमुच दिल से था। यान काय ने बस मुस्कुराया। अब नई मार्शल स्किल मिली थी तो जाहिर तौर पर ट्राई करना चाहता था। घाटी में लंबे समय ढूंढकर आखिरकार उसे 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट मिला। सिलाविन, ये लेखक के शुरू के निष्कर्ष के खिलाफ है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि उनकी ब्लड बीड्स पर मिट्टी ढेर हो गई थी, इसलिए दूसरों को वक्त नहीं मिला ढूंढने का। अपनी बीस्ट सोल स्किल चलाकर ऑक्स और टाइगर मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवि प्रकट हुई और 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट पर हमला करने दौड़ी। जल्दी उसे इतना दबा दिया कि मुकाबला न कर पाए। थोड़ी देर देखने के बाद यान काय भी आगे बढ़ा और कुछ पलों में जानवर मर गया और जल्दी नई ब्लड बीड बन गई। पूरी प्रोसेस तेज और आसान थी, जिससे यान काय को कमाल का एहसास हुआ। आधे साल पहले 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट मिलता तो सोच समझकर चुपके से बचकर निकलता, लेकिन अब उन्हें घास काटने जैसे मार सकता था। और भले ये 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट ज्यादा ताकतवर न था, यान काय को अपनी ताकत का अंदाजा साफ था। मिली ब्लड बीड न बड़ी न छोटी थी, लेकिन मारे ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञ से बनी से थोड़ी कमजोर थी। ब्लड बीड समेटकर यान काय ने जल्दी चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख न रहा हो, फिर फ्लेमिंग यांग विंग्स चलाकर ऊपर उड़ा। ऐसी ऊंची चट्टानों पर चढ़ना ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञ के लिए भी ढेर मेहनत का काम था, लेकिन उसके फ्लेमिंग यांग विंग्स से अलग था। सिर्फ आधे घंटे में यान काय घाटी से निकल गया। आधे दिन बाद अब काफी भूखा यान काय फल का पेड़ ढूंढने में कामयाब हुआ और ढेर सारे फल तोड़े, फिर पेड़ की छांव में आराम से बैठ गया। खुशी से फल खाते हुए यान काय अगले कदम पर सोचने लगा।
इस अलग दुनिया में घुसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि वह आधे साल की रिट्रीट में चला गया था, इसलिए अभी उसे यहाँ मौजूदा हालात का पता नहीं था। उसे पहले के अनुभव से सिर्फ पता था कि यहाँ स्पिरिट ग्रासेस नहीं लगती, सिर्फ मॉन्स्टर बीस्ट्स की अनंत धारा थी। सोल क्लेंसिंग ड्यू और ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड भी थे। मौका मिले तो कुछ इकट्ठा करना अच्छा होता। सोल क्लेंसिंग ड्यू उसके लिए बेहद काम की थी और ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड न मिले तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अफसोस यांग काई को पता नहीं था कि इन दो कीमती खजानों को कहाँ ढूंढे। सोचते हुए यांग काई अचानक कूदकर खड़ा हो गया और ध्यान से चारों तरफ सुना। दूर से हल्की चीखें सुनाई दी और लग रहा था जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। भौहें उठाकर यांग काई ने जल्दी बाकी फल यूनिवर्सल बैग में डाले, फिर मूवमेंट स्किल चलाकर हंगामे की दिशा में दौड़ा, क्योंकि उसे किसी से पूछना था कि रिट्रीट में रहते क्या हुआ था। चाय पीने जितना वक्त बीतने के बाद यांग काई लड़ाई के पास पहुंच गया। चुपके से बड़े पेड़ में छिपकर पहले हालात देखने का प्लान था, लेकिन देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसे दो लोग मिले, मर्द और औरत, बेतहाशा लड़ रहे थे, लेकिन हैरानी की बात कि यह युवक और युवती उसे पता थे। रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के चेन शुए शू और सू शियाओयू दोनों दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट्स के घेरे में थे, लेकिन सब एक तरह के नहीं थे, बल्कि कई तरह के इकट्ठे थे, ज्यादातर फोर्थ ऑर्डर। अगर सिर्फ इतना होता तो चेन शुए शू और सू शियाओयू हालात से निपट लेते, लेकिन 3 फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स भी थे। इन फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स के मिलने से भले चेन शुए शू और सू शियाओयू अच्छा तालमेल दिखाते, घेरा तोड़ नहीं पा रहे थे और इन जानवरों से घिरे थके और परेशान लग रहे थे। चेन शुए शू के शरीर पर ढेर सारे घाव थे। उसकी बाईं टांग खून से लाल हो गई थी, जबकि सू शियाओयू भी हौंफ रही थी। उसकी सांसें रुकी हुई जैसे पसीने से तर थी। इस सीनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर जोड़े की ताकत कम नहीं थी। दोनों ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञ थे, जिनके पास कमाल की ताकतवर मार्शल स्किल्स थीं और भले गिरे थे, छोटे वक्त में खतरे में नहीं पड़ते। हालांकि लग रहा था कि वे इन मॉन्स्टर बीस्ट से काफी देर से लड़ रहे थे और उनकी शारीरिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिर सू शियाओयू युवती थी और उसकी शारीरिक ताकत मौजूदा ज्यादा मांग से साथ नहीं दे पा रही थी। अगर चेन शुए शू अक्सर उसे कवर न करते तो वह बहुत पहले गंभीर चोट खा चुकी होती। अगर मॉन्स्टर बीस्ट्स किसी और पर हमला करते तो यांग काई चुपचाप हालात देखता रहता। जल्दबाजी में मदद करने जाना मूर्खता होती और शायद उसके लिए ही नुकसानदेह साबित होता। इस अजीब अलग दुनिया में जहां ये सारे युवा कल्टीवेटर्स जीवन अनुभव के लिए आए थे, कौन अतिरिक्त सावधानी नहीं बरतता? बेहतर था देखा जाए कि दूसरे सम्मानजनक बर्ताव करेंगे या धोखेबाज। हालांकि खतरे में रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट का जोड़ा था, इसलिए यांग काई को ऐसी बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी। चेन शुए शू और सू शियाओयू दोनों ने उसे अच्छा इंप्रेशन दिया था। उनके साथ बातचीत से उसे पता था कि वे चालाक या दुष्ट नहीं थे। दरअसल यांग काई को वे काफी सीधे साधे लगते थे। चूंकि वह इस अलग दुनिया के मौजूदा हालात के बारे में पूछना चाहता था, उनसे पूछना जाहिर तौर पर सबसे अच्छा विकल्प था। ये सब सोचकर यांग काई ने और हिचकिचाया नहीं, चुपके से पेड़ों से नीचे उतरा और फिर तेजी से लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ा। चेन शुए शू और सू शियाओयू दोनों के चेहरे उदास थे। उनकी ट्रू क्यूरी मनमाने ढंग से घूम रही थी और क्रूर लहरों में फट रही थी। भले उन्होंने कुछ फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मार डाले थे, लेकिन उनकी हालत सुधरी नहीं थी। मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्हें पूरी तरह घेर और फंसा रखी थी। 3 फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स खास तौर पर परेशान करने वाले थे। अपनी तेज संवेदनाओं और ऊंची बुद्धि से वे फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स के बनाए मौकों का फायदा उठाकर जोड़े पर हमला करते, जिससे चेन शुए शू के घाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। अगर दोनों का तालमेल और एक दूसरे की समझ कमाल की न होती तो शायद बहुत पहले गिर चुके होते। लड़ाई के बीच चेन शुए शू की आंखों में अचानक फैसले की चमक आई। गंभीरता से बोला, जूनियर सिस्टर, मैं पूरी ताकत लगाकर घेरे में दरार खोलूंगा। तू अपनी सबसे तेज रफ्तार से भागना, जबकि मैं बाकी मॉन्स्टर बीस्ट्स को रोकता हूं। उसकी बेतहाशा बातें सुनकर सू शियाओयू को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या प्लान कर रहा है और सिर हिलाकर बोली, नहीं, अगर जाना है तो साथ जाएंगे, अगर मरना है तो वह भी साथ करेंगे। मेरी सुन। चेन शुए शू गरजा, हम दोनों की ट्रू क्यूई लगभग खत्म हो चुकी है और ये अभी भी बहुत ज्यादा है। हम सबको मार नहीं पाएंगे। सिर्फ एक रुककर पीछे हटे तभी दूसरे को भागने का हल्का मौका मिलेगा। जैसे ही बाहर निकले, पीछे मुड़कर मत देखना, सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना और फिर बाहर मत निकलना। इस लांती जगह के बंद होने तक इंतजार करना तो सेक्ट में लौट जाएगी। नहीं, सुनना नहीं चाहती। सू शियाओयू दुख से चिल्लाई जैसे उसने बेतहाशा सिर हिलाया।
चेन शुएशु उसे फिर मनाने वाला था, लेकिन सू शियाओयू ने सख्त लहजे में बोला, अगर इस बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुरंत इन मॉन्स्टर बीस्ट्स में कूदकर खुद को फड़वाऊंगी। तू, चेन शुएशु की आवाज गुस्सा और दुख से भर गई। सोचती है मैं नहीं करूंगी। सू शियाओयू ने अपनी बड़ी गोल आंखों से उसे घूरा। अच्छा, सीनियर ब्रदर एक और शब्द नहीं बोलेगा। अगर दोनों को यहीं गिरना है तो इन जानवरों को साथ ले चलेंगे। इन्हें रिफ्लेक्टिंग मून सैक्ट की सुप्रीम मार्शल स्किल का स्वाद चखाते हैं। चेन शुएशु की लड़ाई की भावना अचानक उमड़ आई, उसकी शुरू की निराशा और उदासी तुरंत उड़ गई। सू शियाओयू भी मुस्कुराए, चुपचाप चेन शुएशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उनके शरीरों से ट्रू क्यूई तेजी से उमड़ी जैसे उन्होंने जुड़े हाथ धीरे ऊपर किए। आसमान में अचानक आधा चांद भर गया, जैसे चांदी की रोशनी की किरणें निकली। ये दिखने में नर्म चांदनी की किरणें बेजोड़ विनाशकारी ताकत छिपाई थीं, चारों तरफ के दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट्स में छेद कर रही थीं। कई फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मौके पर मर गए और एक फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को भी जानलेवा घाव लगा, उसका खून जमीन पर छलक गया। रिफ्लेक्टिंग मून सैक्ट की सुप्रीम मार्शल स्किल, सोरिंग फुल मून। अगर वे इस मार्शल स्किल को पूरी तरह चला पाते तो चारों तरफ के दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट्स को जीने की उम्मीद नहीं रहती। अफसोस, चेन शुएशु और सू शियाओयू अब तीर के आखिरी छोर पर थे। दोनों की बाकी ताकत मिलाकर भी सिर्फ आधा चांद उकेर पाए, इसलिए स्किल की ताकत काफी कम हो गई। हालांकि इस हमले से लगे मॉन्स्टर बीस्ट सब जल्दी पीछे हट गए। चेन शुएशु और सू शियाओयू को थोड़ी राहत मिली, जिससे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सके। किसी को कोई अफसोस नहीं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, 90% से ज्यादा ट्रू क्यूई खर्च कर दी थी और मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। अगली बार मॉन्स्टर बीस्ट्स हमला करते तो जरूर उन्हें मार डालते। बचे मॉन्स्टर बीस्ट्स को भी यह समझ आ गया लगता था और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे फिर दांत निकाल कर आए, आंखों में घनी हत्यारी नियत भरकर अपने शिकार को घूरते हुए। अचानक वे झपटे। जोड़ा फिर भी चुप नहीं बैठा। चेन शुएशु ने खुद को सू शियाओयू और आने वाले जानवरों के बीच रखा, अपनी बॉडी से उसे ढाला, उसका चेहरा बेहद गंभीर। श्विश श्विश श्विश। तारानकन बचे मॉन्स्टर बीस्ट्स हमला करते हुए चेन शुएशु और सू शियाओयू ने एक साथ वार किए, अपनी आखिरी बाकी ट्रू क्यूई से आखिरी विद्रोह दिखाया। हमले की अगुवाई करने वाले फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट का सिर फट गया और मौके पर मर गया। उन्होंने एक और फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को उड़ा दिया, जो जमीन पर गिरा, जाहिर मौत से दूर नहीं। हालांकि हमला करने वाले मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या अभी भी बहुत थी। 2 मुट्ठियां 4 वार नहीं रोक सकती। ऊपर से 2 बिना चोट के फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स उनके साइड घूमकर थके चेन शुएशु पर झपटे। खूनी बदबू और मौत की हवा जोड़े को घेरने लगी, जैसे ठंडे तेज दांत नजदीक आए। सौभाग्य से उनके आखिरी पल में अचानक एक आकृति आसमान से गिरी। चेन शुएशु और सू शियाओयू के सामने शांत पहाड़ जैसे मजबूती से खड़ी हो गई। सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर जोड़े की आंखों में हैरानी की चमक आए। अगले पल उन्होंने देखा कि इस आदमी की हथेलियां 2 फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स की पीठ पर गिरी। 2 चीखें एक साथ निकली और 2 फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स जो लगभग चेन शुएशु में दांत गड़ा चुके थे, बस जमीन पर गिर पड़े। 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स के शरीरों से कई दबी धड़ाके गूंजी, जैसे उनमें से जलती गर्मी फैल गई। इसके बाद वह आदमी आगे बढ़ा और आने वाले जानवरों पर 4 बिजली जैसे तेज मुक्के मारे। पेंग 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 पेंग। तारानकन। उस आदमी ने 4 बचे फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स को एक साथ उड़ा दिया, जो उतरकर थोड़ा संघर्ष किए लेकिन आखिरकार खड़े न हो सके। उनके मुंह से साफ खून बह रहा था। तू, सू शियाओयू चौंक कर चिल्लाए, उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया, जैसे उसने यांकाई की तरफ खुशी भरी नजर डाली। जूनियर ब्रदर यांग। चेन शुएशु ने भी राहत की सांस ली, मौत से बाल बाल बचने का कमाल एहसास से भरा। हाँ, थोड़ा इंतजार करें। यांकाई ने सिर हिलाया, फिर तेजी से आगे बढ़ा। भले उसकी हथेली के वार से उन्हें जमीन पर गिरा दिया था, 2 फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट अभी जिंदा थे। हालात खतरनाक महसूस करके ये 2 मॉन्स्टर बीस्ट जोर से गरजे, इस नए आए को डराने की कोशिश की, जैसे वे धीरे पीछे हटे, भागने की कोशिश में। फिर भी यांकाई उनकी जाहिर खाली धमकी से बेफिक्र रहा। बिना जरा डर के सीधे उनके पास पहुंचा, एक के सिर पर हाथ ऊपर करके क्रूरता से काटा। मॉन्स्टर बीस्ट की प्रतिक्रिया भी तेज थी। बाल बाल इस वार से बच गया, लेकिन खुद को स्थिर करने का वक्त मिलने से पहले यह नीचे का वार स्वीपिंग पाम स्ट्राइक बन गया। तारानकन पा। तारानकन। यांकाई की हथेली फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के गाल पर गिरी। विशाल मॉन्स्टर बीस्ट का शरीर पेड़ से टकराया और हवा में कई 10 मीटर अजीब ढंग से घूमकर जमीन पर गिरा। बिना रुके यांकाई ने दूसरे फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को निशाना बनाया। उसके माथे पर बनिंग सन की थरी ले ब्लास्ट सीधे मारी।
3 दबी धड़ाकों के बाद मॉन्स्टर बीस्ट लड़खड़ाने लगा जैसे नशे में धुत हो, जबकि उसके मोटे माथे पर खूनलाल दरार दिखने लगी। यान काय ने क्रूर लात मारी, अस्थिर जानवर को उड़ाकर पहले मॉन्स्टर बीस्ट की तरफ भेजा। जल्दी पीछा करके उसने कई भारी हथेली वार और मुंह के मारे। 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स लगातार दुख भरी चीखें निकालते रहे, धीरे कमजोर होते गए, आखिरकार चुप हो गए। रिफ्लेक्टिंग मून का जोड़ा बस स्तब्ध खड़ा रहा। सू शियाओयू का मुंह खुला रह गया, जबकि चेन शुएशु भी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाया। कुछ पलों बाद खून से लथपथ यान काय ने लंबी सांस छोड़ी और लापरवाही से वापस आया। सिर्फ पाया कि जिस जोड़े को बचाया था वे उसे शक भरी नजर से देख रहे थे। क्या हुआ? उसके सवाल सुनकर चेन शुएशु और सू शियाओयू आखिरकार होश में आए। उनके चेहरों पर अजीब मुस्कान उभरी जैसे उन्होंने सावधानी से पूछा, जूनियर ब्रदर यान, तेरी कल्टीवेशन अभी किस रियल्म पर है? सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज। यान काय मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से बनी एक ब्लड बीड सू शियाओयू के मुंह में उछाल दी। सू शियाओयू चौंकी, फिर जल्दी मुंह बंद किया। रिफाइनमेंट रिएक्शन का इंतजार करने लगी, उसकी भौहों पर हैरानी और शुक्रिया का मिश्रण। सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज। चेन शुएशु के चेहरे पर साफ अविश्वास था। नामुमकिन। भले सू शियाओयू यान काय को ब्लड बीट देने के लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन उसे बिना बोले मुंह में उछालने से थोड़ा गुस्सा भी था। अगर वह गंदी होती तो क्या करती? उसे मना करने का मौका तक नहीं दिया। सिलाविन, सचमुच अगर सिर्फ गंदी होती तो क्या इस कल्टीवेशन के मौके को छोड़ देती? तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? यान काय मुस्कुराया और एक और ब्लड बीट चेन शुएशु को दी। चेन शुएशु ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी हाथ बढ़ाकर ली। शुक्रिया, यह एहसान याद रखूंगा। शिष्टाचार की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ट्रू क्यूई लगभग खत्म हो चुकी है। हमें ये ब्लड बीड्स इकट्ठा करके जल्दी खुद को रिस्टोर करना चाहिए। यान काय ने लापरवाही से लड़ाई के मैदान की तरफ इशारा किया। जोड़ा चुपचाप सिर हिलाकर हाल ही में बनी ब्लड बीड्स इकट्ठा करने चला गया। पहले यहां से निकलना चाहिए। चेन शुएशु ने सावधानी से चारों तरफ देखा, फिर यान काय और सू शियाओयू को लेकर चल पड़ा। दोनों जल्दी में लग रहे थे, अभी अभी नीली ब्लड बीड्स की ऊर्जा ध्यान से रिफाइन और सोखने तक नहीं रुके। ब्लड बीड्स की मदद से जोड़े ने जल्दी अपनी ट्रू क्यूई रिस्टोर की। जैसे वे आगे बढ़ते रहे और अगरबत्ती का आधा जलने जितना वक्त बीतने से कम में यान काय को दूर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उधर चेन शुएशु और सू शियाओयू दोनों दौड़े, तेजी से लड़ाई की तरफ बढ़े। हालात को देखते हुए यान काय ने अस्थायी रूप से अपनी जिज्ञासा साइड रखी और जल्दी उनके पीछे चला। थोड़ी देर बाद तीनों हंगामे के स्रोत पर पहुंचे, लेकिन जो नजारा मिला उसने यान काय की भौहें और सिकुड़ दी। सामने कई मॉन्स्टर बीस्ट कल्टीवेटर्स के ग्रुप पर हमला कर रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा पहले चेन शुएशु और सू शियाओयू के साथ था। जूनियर ब्रदर यान, अगर दखल नहीं देना चाहते तो यहां इंतजार करें, यहां खत्म करके हम तुझे ले आएंगे और समझाएंगे। चेन शुएशु ने गंभीरता से कहा और फिर सू शियाओयू के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। ब्रदर चेन लौट आए। जैसे ही उन्होंने चेन शुएशु और सू शियाओयू की आकृतियां देखी, ग्रुप में किसी ने खुशी से चिल्लाया, ब्रदर चेन की ताकत सचमुच कमाल है, इतने मॉन्स्टर बीस्ट से बचकर लौट आए। किसी और ने चिल्लाया। चेन शुएशु ने बस कड़वा मुस्कुराकर जवाब दिया। सिर्फ उसे और सू शियाओयू को पता था कि वे मॉन्स्टर बीस्ट लगभग उन्हें फाड़ ही चुके थे। अगर यान काय महत्वपूर्ण पल पर न आता तो जिंदा लौटते कैसे? जो तारीफ अभी मिल रही थी वह उसे काफी खल रही थी। बिना कुछ समझाए रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट का जोड़ा जल्दी कल्टीवेटर्स के ग्रुप की मदद को आया, मॉन्स्टर बीस्ट्स की भीड़ को पीछे धकेलने लगा। चेन शुएशु और सू शियाओयू के सुरक्षित लौटने से ग्रुप का जोश बढ़ गया। शायद यह महसूस करके मॉन्स्टर बीस्ट्स के ग्रुप ने सोचा कि लड़ाई उनके हक में नहीं है, और थोड़ी देर बाद जोरदार गरज गूंजी। ये गरज सुनकर कई 10 मॉन्स्टर बीस्ट्स पीछे हटने लगे, जल्दी जंगल में गायब हो गए। बाद में दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट्स के शरीर पड़े थे, साथ में एक कल्टीवेटर का। यान काय बस स्तब्ध खड़ा रहा, अपनी हैरानी और कंफ्यूजन नहीं छिपा पाया। जितना वह देख पा रहा था, यहाँ इकट्ठे लोग अलग अलग सेक्ट्स के थे, लेकिन किसी तरह एकजुट होकर इन मॉन्स्टर बीस्ट से लड़ रहे थे। यान काय ने ढेर सारे परिचित चेहरे देखे, ज्यादातर जिनसे पहली बार झील के पास मिला था। 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां भी उनमें थीं, साथ में प्योर हॉट पैलेस, वाटर मून हॉल, 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट, रेजिन फायर टेम्पल, सोरिन फेदर पवेलियन के डिसिपल्स। इन अलग अलग फाड़ों के डिसिपल सब यहाँ इकट्ठे थे, कुल करीब 30 लोग, सब अपनी अपनी ताकतों के लीडर और एलीट। लेकिन अब इन लोगों की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी ट्रू क्यूई बहुत खर्च हो चुकी थी और कई पर अलग अलग डिग्री के घाव थे।
साफ था कि उन्होंने अभी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए 30 या करीब डिसिपल्स में से ज्यादातर ध्यान में रिकवरी कर रहे थे। सिर्फ एक व्यक्ति लड़ाई के मैदान पर घूम रहा था, हरे मॉन्स्टर बीस्ट से बची ब्लड बीड्स इकट्ठा कर रहा था। चारों तरफ देखते हुए यान काई ने एक युवक को देखा जो करीब 27-28 साल का था और ठंडे से उसे घूर रहा था। इस युवक का कद ऊंचा था और हवा घमंडी। भले उसके कपड़े कई जगह फटे थे, फिर भी साफ सुथरे लग रहे थे, बिना जरा सी सलवट के। उस पर लगे ढेर सारे खून के दाग भी सिर्फ उसकी ठंडी और दबाव भरी हवा बढ़ा रहे थे। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे नंगी तलवार किसी पल वार करने को तैयार। यान काई को थोड़ी देर घूरने के बाद युवक की दिलचस्पी खत्म हो गई। जैसे उसने नजरें हटाईं और अभी ब्लड बीड्स इकट्ठा करने वाले व्यक्ति से बात की, हाथ बढ़ाकर उनसे ले लिया। जैसे चेन शुएशु और सू शियाओ युआई दोनों के चेहरों पर थकी हवा थी, जैसे उन्होंने लड़ाई के बाद के नजारे को देखा। यहाँ क्या हुआ? यान काई ने भौहें सिकुड़कर पूछा। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये युवा पीढ़ी के डिसिपल्स अलग अलग सेक्ट से जीवन अनुभव के लिए आए थे, इसलिए उनके बीच रिश्ता प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन जैसा था। अगर कोई खास हालात न होते तो एक दूसरे पर हमला न करते, तो भी इतने बड़े ग्रुप में इकट्ठे होना नामुमकिन था। लंबी कहानी है। चेन शुएशु ने दांत पीसे और यान काई को बैठने का इशारा किया। चेन शुएशु का घाव हल्का नहीं देखकर यान काई ने आस्तीन में हाथ डाला और एक बोतल निकाली, जिसमें से कुछ पिल्स निकली। हीलिंग पिल्स। सू शियाओ यू की आंखें चमक उठीं। चेन शुएशु ने जल्दी उसे आंखों से इशारा किया और फुसफुसा कर बोला, ब्रदर यान, जल्दी छिपा लो। यान काई की भौहें और सिकुड़ी। भले वह हैरान था, लेकिन चुपके से बोतल आस्तीन में वापस रखी, जबकि निकाली पिल्स चेन शुएशु के हाथ में डाल दी। उसे सचमुच हैरानी हो रही थी, आखिर सिर्फ कुछ हीलिंग पिल्स थी, तो सू शियाओयू इतना हंगामा क्यों कर रही थी? जीवन अनुभव के लिए यहाँ आए हर युवा डिसिपल ने जरूर कुछ बोतलें साथ लाई होंगी, कभी कभी इस्तेमाल के लिए। अपने यूनिवर्सल बैग में उसके पास ग्रैंड मास्टर लिंग ताइशू द्वारा तैयार 10 से ज्यादा बोतलें पिल्स थीं, हालांकि उसने मुश्किल से कुछ इस्तेमाल की थीं। सू शियाओयू ने जल्दी मुड़कर जीभ निकाली, उसके चेहरे पर माफी भरे भाव। सीनियर ब्रदर चेन, तुम सब एक साथ क्यों इकट्ठे हो? यान काई ने फुसफुसा कर पूछा। यह उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था, चेन शुएशु ने कड़वा मुस्कुराकर कहा। किसी ने धमकाया? यान काई का चेहरा ठंडा पड़ गया। ऐसा नहीं, चेन शुएशु ने बार बार सिर हिलाया। हम अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। देखो, अगर हम इकट्ठे न होते तो अभी तक कोई जिंदा न बचता। यहाँ कोई खतरा है जिसने तुम सबको हाथ मिलाने पर मजबूर किया? यान काई ने पूछा। हाँ, चेन शुएशु ने सिर हिलाया। कोई भयानक मॉन्स्टर बीस्ट लोगों का ग्रुप है। खैर, मॉन्स्टर बीस्ट्स भी समस्या है। चेन शुएशु ने गहरी आह भरी, उस तरफ देखकर पूछा, तुझे याद है जब हम झील के किनारे इंतजार कर रहे थे? एक ग्रुप था जिनके लुक्स और कपड़े हम ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स से थोड़े अलग थे। यान काई को कैसे भूल सकता था? उस ग्रुप का इंप्रेशन काफी मजबूत था। आखिर तुम उन तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स की बात कर रहे हो? चेन शुएशु उसे हैरानी से देखा। ब्रदर यान को उनकी पहचान तक पता थी। हमारे ग्रुप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तब जाकर पता चला कि वे ग्रेट हान डायनेस्टी के नहीं हैं। ग्रैंड मास्टर ने पहले बताया था। चेन शुएशु के चेहरे पर हैरानी और तारीफ दोनों आए। प्रेडिसेसर लिंग सचमुच बहुत जानकार हैं। उन तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स का तुम्हारी मौजूदा हालत से क्या रिश्ता है? मुझे पता है वे सचमुच ताकतवर हैं, लेकिन आखिर सिर्फ 4 हैं। तुम यहाँ इतने सारे हो, वे तुम्हें धमकी कैसे दे सकते हैं? यान काई ने भौहें सिकुड़ी, चेन शुएशु की अभी तक की समझ से और हैरान। अगर सिर्फ 4 होते तो हम कभी न डरते। अगर वे लांती तियान लैंग डायनेस्टी के कुत्ते ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स के सामने घमंड करते तो हम कभी बर्दाश्त न करते। यहाँ हम में से कुछ ही साथ मिलकर उन्हें आसानी से तबाह कर देते। चेन शुएशु गुस्से से बोला, फिर कड़वा मुस्कुराकर बोला, लेकिन अब सिर्फ 4 नहीं है। हाँ तारांकन, हमें पता नहीं वे कौन सी अजीब सीक्रेट आर्ट या मार्शल स्किल कल्टिवेट करते हैं, लेकिन जो भी है वो उन्हें मॉन्स्टर बीस्ट्स को गुलाम बनाने की इजाजत देती है, उन्हें अपने लिए लड़ने पर मजबूर करती है। उन चारों के पास अब सैकड़ों मॉन्स्टर बीस्ट नौकर हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करते? ये सुनकर यान काई को ढेर सारी बातें समझ आ गईं। अभी जो तुम मॉन्स्टर बीस्ट से घिरे थे, मतलब वे तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स ने प्लान किया था। हाँ, चेन शुएशु ने जोर से सिर हिलाया। ग्रेट हान डायनेस्टी के सैकड़ों सेक्ट्स और अलग ताकतों के डिसिपल्स इस अलग दुनिया में घुसे, लेकिन हम में से किसी को तियान लैंग डायनेस्टी के उस ग्रुप की तैयारी का पता नहीं था। पहले 1-2 महीने वे
हरामी ज्यादा हरकत नहीं करते थे, ज्यादातर ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स को नजरअंदाज करते, हमें मॉन्स्टर बीस्ट्स मारने और आपस में लड़ने देते। लेकिन 2 महीने बाद जब उन्होंने काफी मॉन्स्टर बीस्ट्स गुलाम बना लिए, तुरंत हम पर हमले शुरू कर दिए, जो अभी बिखरे और अनजान थे। कई लोग अचानक पकड़े गए और उन मॉन्स्टर बीस्ट से शिकार हो गए, जबकि वे तियानलैंग डायनेस्टी वाले बस पीछे बैठकर देखते रहे, हमारी मौत से सारे फायदे खुद लेते बिना मेहनत किए। सिलाविन, अच्छा प्लान है। ब्लड बीड से मोटे हुए को मारकर और बेहतर खाना मिलता है। यान काय हैरान रह गया, लंबे समय होश में नहीं आ सका। लेकिन अब कम से कम सारे शक साफ हो गए थे। कोई आश्चर्य नहीं, उसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर बीस्ट्स का ग्रुप जोड़े पर हमला करते दिखा था। किसी और ने उन्हें हाँक कर भेजा था। इन पिछले कुछ दिनों में उन तियानलैंग डायनेस्टी वालों के मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या सिर्फ बढ़ती जा रही है, मारने लायक बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ हमारा ग्रेट हान डायनेस्टी ग्रुप लगातार सिकुड़ता जा रहा है। जब हम पहली बार इकट्ठे हुए थे तो करीब 50 थे, लेकिन तब से दर्जन भर से ज्यादा मर चुके हैं, और अब यहाँ दिख रहे लोगों के अलावा मुझे डर है बाकी सब मर चुके हैं। मतलब इस अलग दुनिया में अभी जिंदा सिर्फ वे 4 तियानलैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स और यहाँ के 30 या करीब डिसिपल्स थे। यान काय ने गहरी सांस ली और होश संभालने की कोशिश की। शुरू में इस अलग दुनिया में 200-300 लोग घुसे थे, लेकिन आधे साल बाद सिर्फ 10वां हिस्सा बचा था। मरे हुए सब अपनी ताकतों के एलीट थे, इसलिए ग्रेट हान डायनेस्टी का नुकसान भारी से भारी कहा जा सकता था। निराश होकर चेन शुएशु ने गुस्से से दांत पीसे, जैसे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये शर्म से बाहर है, जैसे ये खबर फैलेगी जिन सेक्ट्स ने यहाँ डिसिपल्स भेजे थे वे सब मुंह छिपाएंगे। इतने सारे ग्रेट हान डायनेस्टी युवा एलीट इकट्ठे हुए थे, लेकिन सिर्फ 4 तियानलैंग डायनेस्टी युवाओं से तेजी और फैसले से हार गए। अगर यह सचमुच फैलती तो यहाँ सब दुनिया की हंसी का पात्र बनते, इसलिए उसका परेशान होना जायज था। सीनियर ब्रदर, ये तेरी गलती नहीं, सु शियाओयू ने धीरे तसल्ली दी। हम कमजोर नहीं हैं, बस वे लोग बहुत धोखेबाज हैं, बहुत गहरी साजिश रचते हैं। हाँ, चेन शुएशु ने निराशा भरी, बस उम्मीद है कि यह लानती जगह जल्दी बंद हो जाए ताकि हम बचे हुए यहाँ से निकल सकें। थोड़ा सोचकर यान काय ने अचानक भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम इतने सारे इकट्ठे हो, यहाँ किसकी चलती है? यहाँ हर कोई एलीट था, अपनी ताकतों में हवा पानी बुलाने वाले, इसलिए कई बागी, घमंडी और खुद पर बहुत यकीन करने वाले थे। अगर यहाँ कोई ऐसा ना होता जो इन सब के अहंकार को दबा सके तो ये ग्रुप सिर्फ गड़बड़ होता। चेन शुएशु ने साइड की तरफ देखकर इशारा किया, वह 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट का वू चेंगी, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 7th स्टेज मास्टर। यहाँ इकट्ठे सब में उसकी ताकत सबसे ऊंची है, इसलिए अभी हम सब उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे उसने नजरें घुमाई, यान काय हैरान हुआ कि चेन शुएशु जिसकी बात कर रहा था वह वही युवक था जो पहले उसे घूर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, वह नंगी तलवार जैसा लग रहा था, निकला 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट का एलीट डिसिपल है। यान काय ने मन में सोचा, 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट के डिसिपल सब तलवार का रास्ता कल्टीवेट करते थे। ये बेहद मशहूर सेक्ट था जिसकी शोहरत ग्रेट हान डायनेस्टी में गूंजती थी। 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट को 8 महान परिवारों के ठीक नीचे पहला सेक्ट माना जा सकता था। ग्रेट हान डायनेस्टी में इतनी बड़ी शान वाला सेक्ट ड्रैगन और फीनिक्स पालने वाला सेक्ट कहा जा सकता था। वो चेंग यी की निजी ताकत कमाल की थी और बैकग्राउंड भी अनोखा। ऐसा व्यक्ति इस ग्रुप को अस्थायी रूप से कमांड करना समझ में आता था। उसके अलावा यहाँ युवा एलिट्स में शायद कोई और न होता जो लीडर बनता बिना सबकी नाराजगी के। यान काय ने सिर हिलाकर कहा, इस आदमी का स्वभाव और बर्ताव सचमुच लीडर जैसा है। लगता है 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट ने उसे पालने में ढेर जोर लगाया है। सु शियाओयू जो अभी तक चुप सुन रही थी अचानक गुस्से से फुसफुसाकर बोली, वह बस घमंडी आदमी है जो बाकियों को अपना नौकर समझता है। उसने मांग की कि मॉन्स्टर बीस्ट्स मारकर मिली सारी ब्लड बीड्स उसे दे दी जाए ताकि वह बांटे। पता नहीं कितनी उसने लालच से छिपा ली। चेन शुएशु ने धीरे सु शियाओयू की तरफ देखा, ऐसा मत कह, अगर वह कमांड न लेता तो हम इतने इकट्ठे न हो पाते और बहुत पहले उन तियानलैंग डायनेस्टी वालों से एक एक करके मारे जाते। उसकी लड़ाई की ताकत सबसे ऊंची है और उसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इसलिए ज्यादा फायदे लेना भी जायज है। ऊपर से इस अलग दुनिया में 80% से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट्स उन तियानलैंग डायनेस्टी ग्रुप ने गुलाम बना लिए हैं। किसी भी तरह हमें ज्यादा ब्लड बीड्स नहीं मिलती। वह चाहे तो ले ले, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि यहाँ से जिंदा निकल सके, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। हालांकि सु शियाओयू साफ तौर पर सहमत नहीं थी। अगर सिर्फ इतना होता तो मुझे इतनी परवाह न होती, लेकिन जो मुझे खलता है वह दूसरों की जान को गंभीरता से नहीं लेता।
अभी हम दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट्स को रोकने भेजे गए थे। अगर जूनियर ब्रदर यांग हमें न बचाते तो सीनियर ब्रदर तू जोड़े को आए खतरे को सोचकर सू शियाओयू अचानक रो पड़ी। उसकी आंखें जल्दी बच्चे जैसी लाल और सूजी हो गईं। अब रोने की क्या जरूरत? क्या ब्रदर यान को इतना दयनीय चेहरा दिखाना चाहती है? हम सुरक्षित तो निकल आए ना? चेन शुएशु हंसकर तसल्ली देता हुआ यान काई की तरफ शुक्रगुजार मुस्कान दी। दूसरी तरफ यान काई ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, उन मॉन्स्टर बीस्ट से घिरना उसके आदेश की वजह से था? चेन शुएशु ने कड़वा मुस्कुराकर कहा, हम सब बारी बारी करते हैं, बस हमारे सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर की किस्मत खराब थी कि इस बार सामान्य से ज्यादा थे, लगभग हमें मार ही डालते। उसकी गहरी आह देखकर यान काई को चेन शुएशु की बेबसी महसूस हुई। मौजूदा हालात में भले वह वू चेंगी से नाखुश हो, सहना पड़ता था और ग्रुप के हित में काम करना पड़ता था। अगर दोनों निकलते तो उनकी और सू शियाओयू की ताकत से सिर्फ जल्दी मरते। ये सब सोचकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि जब उसने वे कुछ हीलिंग पिल्स निकाली थी तो सू शियाओयू इतनी खुश क्यों हुई थी। पिछले कुछ महीनों में इस ग्रुप को अनगिनत लड़ाइयां लड़नी पड़ी होंगी और भले हर एक ने ढेर सारी स्पेयर पिल्स साथ लाए हों, अब तक जरूर खत्म हो गई होंगी। इसके अलावा इस अलग दुनिया में कोई जड़ी बूटियां या औषधीय फूल नहीं लगते थे, इसलिए उसकी सादी हीलिंग पिल्स भी बेहद दुर्लभ और कीमती खजाने मानी जा रही थीं। ये सब सुनकर यान काई का चेहरा उदास हो गया, जैसे वह अपनी लापरवाही पर अंदर से पछता रहा था। पता नहीं किसी और ने यह नजारा देखा हो या नहीं। अगर देखा होता तो शायद मुसीबत हो जाती। उसे कहाँ पता था कि सादी हीलिंग पिल अब दुर्लभ और कीमती खजाना बन गई थी। ब्रदर चेन, जरा इधर आना, वू चेन ये ने अचानक पुकारा, जिससे चेन शुएशु ने यान काई से फुसफुसाकर कहा, ब्रदर यान, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, यान काई ने बस सिर हिलाया। चेन शुएशु के जाने के बाद यान काई ने चारों तरफ देखा और पाया कि ढेर सारे लोग उसे बड़ी दिलचस्पी से घूर रहे थे। इस ग्रुप को बहुत समय से नया चेहरा नहीं दिखा था। उन्हें बहुत पहले लग गया था कि बिखरे ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स सब मर चुके हैं, लेकिन अब इस अनजान यान काई को देखकर जाहिर तौर पर उनकी जिज्ञासा जाग गई, खासकर क्योंकि लग रहा था यान काई अकेला है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अकेला व्यक्ति तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स की पकड़ से कैसे बच निकला। यान काई ने भी भीड़ पर नजर दौड़ाए और 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियों से हल्का सिर हिलाकर अभिवादन मिला। ये 4 लड़कियां नीदर माउंटेन में यान काई के साथ घुसी थीं और भले बात नहीं हुई हो, लेकिन साथ सफर और खतरे का सामना किया था, इसलिए जाहिर तौर पर एक दूसरे से सहज थे। यान काई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस ग्रुप को देखते हुए अचानक 2 लोग उठे और उसकी तरफ आए। अगुवाएं एक बेहद सुंदर औरत कर रही थी। उसका कद ऊंचा था और टाइट हरी ड्रेस पहनी थी, जो उसके मोहक शरीर को पूरी तरह उभार रही थी। उसके भरपूर सीने और गोल कूल्हे जाहिर तौर पर हाईलाइट थे, साथ में पतली टांगे और पूरी नंगी कमल जैसी बाहें। उसकी त्वचा शुद्ध सफेद जैद जैसी क्रिस्टल थी, चमकदार जैसे बढ़िया चीनी मिट्टी पर हल्की मोहक चमक। यहाँ तक कि उसके नाजुक उंगलियां, जिन पर चटक लाल नेल पॉलिश थी, उसकी आकर्षण बढ़ा रही थी। वह बिना शक मोहक सुंदरता थी। पियू पियूलेजर्गन, हाँ, लेखक बस कह देता कि वह हॉट है और आगे बढ़ जाता। ओह सिलाविन, इसमें मजा कहाँ। हालांकि सबका ध्यान सबसे ज्यादा खींचने वाली इस औरत की ऊंची कांपती जोड़ी सीने पर थी, भरपूर और सुंदर, हर तरह से कमाल। यान काई की मिली औरतों में सिर्फ लैन चुडिये की तुलना हो सकती थी। सिलाविन, डैम, वह परिपक्व और खतरनाक आकर्षण छोड़ रही थी, जैसे सुंदर सांप अपने शिकार को लुभा रहा हो। आराम से खड़ी उसकी झरने जैसी आंखें यान काई पर जमी थी, उसके मोहक होठों पर मतलब भरी मुस्कान। उसके पीछे एक विशाल भालू जैसा आदमी था, घमंडी बाघ जैसी मौजूदगी के साथ बेहद मजबूत कद का थी। उसका कद वहां सबसे कई गुना बड़ा था और ठंडे बेफिक्र चेहरे के साथ उसकी दबाव भरी शक्ल पूरी हो रही थी। उसके गाल पर 10 सेंटीमीटर का निशान था। चारों तरफ उसकी दबंग बॉडी उसे हत्यारी शक्ल दे रही थी। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी और ठंडी बेरहमी का स्वाद दिख रहा था। चाहे औरत हो या आदमी, दोनों से जंगली खूनी आभा निकल रही थी। सू शियाओयू ने भौहें सिकुड़ी, वे हमारे पास आ रहे हैं लगता है। यान काई ने भी भौहें सिकुड़ी। उसे पता चला था कि यह मोहक औरत उसे काफी देर से घूर रही थी, फिर पास आने का फैसला किया। जूनियर ब्रदर यान, तू उन्हें जानता है? सू शियाओयू ने हैरानी से पूछा। यान काई ने हैरानी से सिर हिलाया। उसने इन दोनों से कभी मिला नहीं था और भले लिंग ताइशू ने पहले ज्यादातर सेक्स और उनके डिसिपल्स की ताकत के बारे में बताया था, झील बहुत बड़ी थी, इसलिए उल्टी किनारे पर रहने वालों के बारे में लिंग ताइशू कोई जानकारी नहीं दे सके थे।
इसलिए यान काई को सचमुच पता नहीं था कि ये दो कहां से आए हैं और कौन है। शायद क्योंकि उन्होंने तुझे वे हीलिंग पिल्स निकालते देखा। सु शियाओयू का चेहरा अचानक बदल गया। यान काई का चेहरा भी भारी हो गया, अंदर से गुस्सा आने लगा। जूनियर ब्रदर यांग, उनसे बहस मत करना, दोनों बहुत ताकतवर हैं। सु शियाओयू ने जल्दी चेताया, उसके चेहरे पर चिंता के भाव। कोशिश करूंगा। यान काई ने हल्के से सिर हिलाया। आखिर मौजूदा हालात में वह यहाँ के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता था। अगर अचानक इन दोनों से दुश्मनी हो जाती तो यहाँ सब उसे दुश्मन मान लेते, और ऐसा हुआ तो बुरा अंत था। हालांकि अगर कोई उसे दबाने की कोशिश करता तो यान काई कमजोरी नहीं दिखाता। मोह ग्लैमरस औरत और ठंडा विशाल आदमी उसके पास आए तो ग्रुप की सारी नजरें उन पर टिक गईं। सब जानना चाहते थे कि यह लगने में लंपट औरत क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद औरत यान काई के पास पहुंची और उसे ध्यान से देखा। बिना एक शब्द बोले उसके पीछे का आदमी भी उसे गहराई से घूरने लगा। उसकी ठंडी आंखें तलवार जैसी तेज यान काई में सीधे दिल और आत्मा तक देखने की कोशिश कर रही थीं। यान काई की भौहें सिकुड़ गईं, तुम दोनों को कुछ चाहिए? औरत ने जवाब नहीं दिया बल्कि उसे गंभीरता से देखती रही और धीरे उसके पास झुकी। उसके मुंह पर अभी भी मीठी मुस्कान थी जबकि उसका सुंदर चेहरा यान काई के बिल्कुल पास आ गया और नाजुक नाक से धीरे सांस ली। यान काई का चेहरा पूरी तरह हैरान हो गया। भले उसे इस औरत से जरा सी हत्यारी या दुष्टनीयत महसूस न हुई हो, उसके मौजूदा बर्ताव से वह और चारों तरफ के लोग सिर खुजला रहे थे। हालांकि औरत ने इन सारी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और जैसे नटखट छोटा कुत्ता यान काई के शरीर के चारों तरफ सूंघती रही। उसके बालों की कुछ लंटें उसकी गर्दन और गालों से छूकर कई तरह से गुदगुदा रही थीं। उसकी खुद की मोहक खुशबू यान काई की नाक में घुसी, फूलों और औरत के पसीने का अजीब मिश्रण जो अजीब उत्तेजना पैदा कर रहा था। उसके गहरे खुले कॉलर से गहरी और अनजानी घाटी का नजारा उसके लुभावने बर्फ जैसे सफेद पहाड़ों के बीच यान काई की आंखों में छप गया। ऐसे कमाल के नजारे का सामना करते यान काई निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। उसका गला पूरी तरह सूख गया। अरे तू क्या कर रही है? सु शियाओयू आखिरकार हैरानी से उभरी और चिल्लाए। उसके गाल गहरे लाल हो गए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। इस औरत के बर्ताव, वह खुलकर उसे छेड़ रही थी। ध्यान में बैठे लोगों को छोड़कर मौजूद सबके दिल अचानक तेज धड़कने लगे। सु शियाओयू जैसी मासूम लड़की का तो जिक्र ही क्या। वह यान काई के पास बैठी थी, इसलिए उसे जो नजारा दिखा वह सबसे साफ था। चारों तरफ से मर्दों के निगलने की आवाजें आई और इन युवा कल्टिवेटर्स के दिल जलन से भर गए। इकट्ठे होने के बाद से सबने इस औरत के भरपूर मोहक सीने के बारे में कल्पना की थी, लेकिन उसके पीछे के विशाल आदमी की मौजूदगी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी गुस्ताखी करने की। उसे बात करने का मौका तक नहीं मिला था तो इतने पास आने की बात ही क्या। लेकिन अब ये औरत यान काई के शरीर में मजबूत दिलचस्पी ले रही लग रही थी। इजाजत का इंतजार तक नहीं किया पास आने का। उनके सामने खेला नजारा बहुत गर्म और मसालेदार था। खासकर इस संकट भरी जगह में कड़ी लड़ाई के बाद सबका खून पहले से खौल रहा था। लड़की तू। यान काई का पूरा शरीर असहज हो गया। भले उसे यकीन था कि उसकी कोई नुकसानदेह नीयत नहीं है, ये औरत बहुत अजीब थी। पहले कभी नहीं मिले फिर भी इतनी खुलकर दोस्ताना बर्ताव कर रही थी और यह पूरी तरह हैरान करने वाला था। शश। औरत ने और मीठी मुस्कान दी जैसे उसने जैद जैसी उंगली बढ़ाकर धीरे यान काई के होठों पर रखी, जो तुरंत उसके सवाल को दबा दिया। फिर वह बेखौफ होकर उसे सूंघती रही जैसे यान काई के कान तक लाल हो गए। मम्मा। जूनियर ब्रदर यांग। सु शियाओयू आखिरकार सहन नहीं कर पाए और तेजी से यान काई की पीठ पर लात मारी। हा। यह नजारा देखकर औरत अचानक खुशी से हंस पड़ी, फिर सीधे यान काई को देखा। उसके नाजुक सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे हैरानी के भाव उभरे और उसे जैसे सम्मोहित होकर घूरने लगी। उसकी बड़ी गीली आंखें साफ हैरानी की चमक दिखा रही थीं। तुझे क्या लगता है? औरत ने अचानक पीछे अपने विशाल साथी की तरफ देखा। घनी खूनी हत्यारी आभा। आदमी जाहिर तौर पर शब्दों को सोना मानता था और सिर्फ ये टिप्पणी की। हाँ। औरत ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अचानक हंसकर गर्म मुस्कान दी। छोटे भाई घबराओ मत, बस हम सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर जोड़े को तुझसे दोस्ताना एहसास हुआ इसलिए इतनी आगे बढ़ गए। हम्फ। सु शियाओयू ने जोर से हंसी फिर मुंह फेर लिया। वह जाहिर तौर पर इन भोली बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। बिल्कुल, यान काई को भी यकीन नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर औरत फिर हंसी। मुझे पता है ये वजह ज्यादा यकीन दिलाने वाली नहीं, लेकिन मैं सचमुच तुझसे झूठ नहीं बोल रही। दरअसल मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे यह एहसास क्यों हो रहा है। हाँ सही, मेरा नाम ये किंगसी है और यह मेरा जूनियर ब्रदर जोबा।
यांग काय, तो तू जूनियर ब्रदर यांग है। ये किन्सी ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, उसके चेहरे पर बेफिक्र भाव, जैसे हल्की शरद हवा। उसने जल्दी आगे कहा, हम सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर एंडलेसी आइलैंड्स के आसुरा सेक्ट से हैं, मुझे डर है जूनियर ब्रदर यांग ने सुना ना हो। यांग काय का चेहरा हल्के से सिकुड़ा, फिर जल्दी प्रतिक्रिया छिपा ली। अब उसे समझ आ गया कि यह औरत अचानक उसके पास क्यों आई और इतनी दोस्ताना क्यों बर्ताव कर रही थी। एंडलेसी आइलैंड्स आसुरा सेक्ट, पहले दर्जे की महान ताकत। चूंकि दोनों आसुरा सेक्ट के एलीट डिसिपल थे, उन्होंने जरूर अपने सेक्ट की सबसे गहरी सीक्रेट आर्ट्स कल्टिवेट की होंगी, और आसुरा सेक्ट का पवित्र खजाना असुरा स्वॉर्ड अभी उसके शरीर में रिफाइन पड़ा था। शायद उन्होंने उसकी मौजूदगी हल्के से महसूस कर ली थी। कोई आश्चर्य नहीं उसने दोस्ताना एहसास की बात की। ये जानकर यांग काय ने बाहर कोई संकेत नहीं दिखाए। अभी ये दो उसे दोस्ताना महसूस कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि आसुरा सेक्ट का पवित्र खजाना उसके पास है तो ये दोस्ताना तुरंत हत्यारी नियत बन जाती। इसमें उसे जरा शक नहीं था। अनजान बनकर यांग काय ने हैरानी का भाव दिखाया और पूछा, एंडलेसी आइलैंड्स? ये किन्सी ने सिर हिलाया। ग्रेट हान डायनेस्टी के सबसे दक्षिणी छोर पर एंडलेस सी है और उस समुद्र में ढेर सारे सेक्ट्स हैं। जूनियर ब्रदर यांग अंदरूनी इलाके से है, इसलिए हमें न जानना समझ में आता है। क्या सिर्फ तुम ही यहाँ आए हो? यांग काय ने वक्त पर दिलचस्पी दिखाई। वह सचमुच इस बात में दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि उसके पास अभी ढेर सारे दूसरे पवित्र खजाने थे। ये किन्सी हंसी। जेमिनी आइलैंड से कुछ लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा है, वह वाला। समझाकर उसने हल्के से उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। यांग काय ने लापरवाही से देखा और उसकी नसें ढीली हो गईं। सौभाग्य से फॉलिंग ब्लॉसम टेम्पल से कोई नहीं आया था, वरना वे भी बिना वजह उसे दोस्ताना महसूस करते, जिससे उसे खुद को समझाना पड़ता। जूनियर ब्रदर यांग कहाँ से है? ये किन्सी ने पूछा। साफ था कि उसके दिमाग के शक अभी साफ नहीं हुए थे। बिना वजह अजनबी से सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर दोनों को दोस्ताना एहसास हुआ था। जाहिर तौर पर वे जिज्ञासु थे। हाई हेवन पवेलियन, उसने जवाब दिया और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में समझ में आने वाला बहाना दिया। शायद क्योंकि मेरी सीक्रेट आर्ट और मार्शल स्किल्स कत्ल की नीयत पर जोर देती हैं, और इस अलग दुनिया में मैं ढेर सारा खून बहा चुका हूं, इसलिए तुम दोनों को मुझसे दोस्ताना एहसास हुआ। शायद ऐसा हो। ये किन्सी ने हल्के से होंठ सिकुड़े और हल्के से सिर हिलाया, फिर दोस्ताना बर्ताव पर लौट आए। खैर, मौका से मिले हैं। जूनियर ब्रदर यांग, हमारे साथ चलो, चिंता मत करो, बस एल्डर सिस्टर के पास रहना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। हा। तुम्हारी अच्छी नीयत का शुक्रिया। यांग काय ने जल्दी सोचना शुरू किया कि कैसे कहे कि वह जाना चाहता है, लेकिन फिर उसने वू चेंग यी और चेन शुएशु को अपनी तरफ आते देखा। बेकार की बातें काफी, वू चेन यी ने गंभीर चेहरे से कहा और यांग काय के पास पहुंचकर ऊपर से घूरा। मुझे ब्रदर चेन ने कहा कि तू हाई हेवन पवेलियन का डिसिपल है, सही? यांग काय ने भौहें सिकुड़ी। वू चेन यी के दबंग बर्ताव से थोड़ा नाखुश, उसकी घमंडी और अहंकारी लहजा बता रहा था कि कोई विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। सही है। यांग काय ने अभी के लिए साथ देने का फैसला किया और सिर हिलाया। तेरी कल्टीवेशन क्या है? वू चेन यी ने सवाल जारी रखा। सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज। जवाब देते वक्त यांग काय ने साफ वू चेन यी की आंखों में तिरस्कार और नाराजगी देखी, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक था। अभी जिंदा बचे लोगों में से किसकी कल्टीवेशन कम से कम ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक नहीं पहुंची थी? यांग काय की सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज कल्टीवेशन से उसे कमजोर माना जा सकता था। आसुरा सेक्ट की एक किन्सी के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आए। जाहिर था उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग काय की ताकत इतनी कम होगी। मूल रूप से उसे लगा था कि इस खतरनाक जगह में अकेले आधे साल से ज्यादा जिंदा रहने के लिए यांग काय कम से कम ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर होगा। लेकिन यांग काय ने खुद कहा कि वह सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज पर है, जिससे चारों तरफ के लगभग सब हैरान हो गए। छोटे भाई, तू सचमुच सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज पर है? ये किन्सी ने पूछा। रोक नहीं पाए। यांग काय ने बस सिर हिलाया और शरीर की युआन क्यूई चलाए। मौजूदा ताकत की युआन क्यूई की लहर साफ दिखाए। चारों तरफ के कई कल्टीवेटर्स स्तब्ध रह गए, जबकि कहीं से हल्की हंसी की आवाजें भी आईं। तुम क्या हंस रहे हो? सु शियाओ यू ने तुरंत यांग काय का साथ दिया और उन अंधे मूर्खों को जोर से डांटा। भले जूनियर ब्रदर यांग की कल्टीवेशन सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज तक पहुंची हो, उसकी लड़ाई की ताकत आम ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर से कई गुना ज्यादा थी। अभी जब यांग काय ने दोनों को बचाया था, उसने 2 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स और 4 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मार डाले थे।
उन दुश्मनों से वह और चेन शुएशु सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा लड़ रहे थे, इसलिए इतनी आसानी से मारना उसकी ताकत का सबूत था। भले इसके कई कारण हो, लेकिन उसकी ताकत पर शक नहीं किया जा सकता था। यहाँ किसी को यान काई की ताकत का सु शियाओयू और चेन शुएशु से ज्यादा पता नहीं था। ऐसे मास्टर का साथ आना इस ग्रुप के लिए बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन कुछ लोग अपनी अज्ञानता में उसे हंसने की हिम्मत कर रहे थे। सु शियाओयू को गुस्सा आया, लेकिन आखिरकार उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह कोई भोली लड़की नहीं थी जो यान काई की असली ताकत सबके सामने उजागर करती। तू सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज पर है, अभी तक जिंदा कैसे रहा? ये किन्सी ने हैरानी से पूछा, साफ बहुत हैरान थी। मैं गलती से गहरी घाटी में गिर गया था और पिछले आधे साल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। यान काई ने कंधे उचकाए। ये शब्द बोलते वक्त चारों तरफ के कई लोग और जोर से हंसे। सु शियाओयू की सांसें भारी हो गई, जैसे वह गुस्सा दबा रही हो, लेकिन कुछ कह नहीं पाई क्योंकि जो कहा था वह सच था। वो चेंग बेफिक्र रहा, बेखौफ घोषणा की, तेरी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसलिए तू सिर्फ एक लाश का थैला है। हालांकि ब्रदर चेन तुझे यहाँ लाए हैं तो उनके और सिस्टर सू के साथ रहना। अगर कम से कम 1-2 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स को रोक सका तो शायद कुछ काम का होगा। बात खत्म करके वू चेंग जल्दी मुड़ा। यान काई से और वक्त बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी। मैं नहीं रुक रहा, यान काई ने भौहें सिकुड़कर कहा। घाटी से निकलने के बाद उसे सिर्फ किसी से मौजूदा हालात पूछने थे, लेकिन वह किसी तरह चेन शुएशु के साथ यहाँ पहुंच गया था। अब जो जानकारी चाहिए थी मिल गई थी। जाहिर तौर पर वह निकलने वाला था। इतने सारे लोगों के साथ चलना उन्हें आसान निशाना बनाता था। अगर सब एक सेट से होते, एक दूसरे पर भरोसा और समझ होती, तो बात अलग होती। लेकिन इस मिश्रित ग्रुप में कौन जानता था कि पड़ोसी कब धोखा दे दे। अगर वह उनके साथ जुड़ता तो सबसे कम रियल्म होने से किसी महत्वपूर्ण खतरे में वह पहला बलि का बकरा बनता। ये जानकर यान काई अपनी जान किसी और के हाथ में कैसे सौंपता। ऐसा होने से बेहतर अकेले चलना था। भले ढेर सारे खतरे और अनिश्चितताएं हों, यान काई को अपनी मौजूदा ताकत पर यकीन था, इसलिए सावधान रहते कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। भले तियान लैंग डायनेस्टी ग्रुप से घिर जाता, फ्लेमिंग यांग विंग्स से आसानी से भाग सकता था। इन लोगों के साथ जुड़ने की क्या जरूरत। इसके अलावा यान काई को एक और बड़ी चिंता थी। अगर ये किंगसी या झोउबा को आसुरा स्वॉर्ड की मौजूदगी का एहसास हो जाता तो उसके लिए मुसीबत हो जाती। इसलिए भले संभावना बहुत कम हो, फिर भी सावधानी बरतनी थी। न यान काई इन लोगों के साथ चलना चाहता था, न ये लोग उसे साथ रखना चाहते थे, तो वह क्यों जोर देता। तूने क्या कहा? वो चेंग मुड़ा और यान काई को घूरा, आंखें सिकुड़ कर बोला, तू अकेले चलना चाहता है? हाँ, यान काई ने सिर हिलाया। ब्रदर यांग। चेन शुएशु का चेहरा बदल गया। वो जल्दी आगे आया और फुसफुसाकर बोला, अकेले चलना बहुत खतरनाक है। यहाँ सीनियर ब्रदर और सिस्टर के साथ रहो तो कम से कम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। अकेले चलने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। चेन शुएशु को अपनी बात पर पूरा यकीन था और उसकी कोई छिपी नीयत नहीं थी। ये किंगसी ने भी मनाने की कोशिश की, जूनियर ब्रदर यांग, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ रहो। भले अभी अभी मिले हैं, एल्डर सिस्टर को तुझसे सचमुच दोस्ताना लग रहा है। हमारे सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर को कई सालों में ऐसा मजबूत एहसास नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं चाहते तुझे कोई अनावश्यक मुसीबत आए। झूबा, तुझे भी लगता है ना? ठंडी नजरों वाला विशाल आदमी ने बस हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारी अच्छी बातों का शुक्रिया, यान काई हंसकर बोला, लेकिन मैं काफी आलसी हूं और किसी का नौकर बनकर हुक्म बजाना पसंद नहीं करता। रहना चाहे या जाना चाहे सबकी मर्जी है, उसे रोकने की जरूरत नहीं। वो चेंग ने तिरस्कार से कहा, लेकिन फिर हाथ बढ़ाया, हालांकि जाने से पहले तेरे पास जितनी पिल्स हैं सब छोड़ जा। यान काई, चेन शुएशु और सु शियाओयू के चेहरे ठंडे पड़ गए। अभी जाहिर तौर पर दूसरों ने वह नजारा देख लिया था जब यान काई ने वे कुछ हीलिंग पिल्स निकाली थीं। चेन शुएशु ने भौहें सिकुड़ी, ब्रदर वू, तू ऐसा कैसे कर सकता है? वो चेंग ने हल्के से हंसी, मेरे फैसले में क्या गलत है? वो सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज पर है। वे तियान लैंग हरामी जल्दी उसे मार डालेंगे और जैसे ही मारेंगे उसके पास की हीलिंग पिल्स उनके हाथ लग जाएंगी। उन्हें मुफ्त देने की बजाय हमें देना बेहतर है। सु शियाओयू ने दांत पीसे और चिल्लाए, वू चेंग, तू बस उसे लूटना चाहता है। ये किंगसी और झोउबा ने भी भौहें सिकुड़ी। दोनों को जाहिर तौर पर वू चेंग का बर्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन दोनों चुप रहे। हालांकि वू चेंग ने बस ठंडी हंसी, चारों तरफ देखो। हम में से कितने घायल हैं?
बिना हीलिंग पिल्स के वे अपनी कितनी ताकत इस्तेमाल कर पाएंगे। सबको जल्दी ठीक करके ही हम उन तियानलैंड कल्टिवेटर्स के हमलों का मुकाबला कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। उसकी पिल्स लेना मेरे लिए नहीं बल्कि इस ग्रुप के सबके लिए है। चेन शुएशु ने गुस्से से जवाब दिया, वू चेंगई, इतना नेक बनने का नाटक मत कर। अगर तू ब्रदर यान को मजबूर करेगा तो हम ब्रदर सिस्टर मानेंगे नहीं। वू चेंगई ने नजर चेन शुएशु पर डाली और घमंड से बोला, मानो ना मानो मुझे क्या, तू क्या करेगा। चारों तरफ का माहौल तुरंत तन गया। मुझे भी यह बुरा लग रहा है। ये किन्सी ने मीठी मुस्कान दी और उसकी मोहक आंखें वू चेंगई को घूर रही थी। ये बस लुटेरे का काम लगता है। वू चेंगई, तेरी जो भी नीयत हो, तू फिर भी बड़े सेक्ट का एलीट डिसिपल है। इतना दबंग बनना तेरे चेहरे के लिए अच्छा नहीं लगता। बाद वाले का चेहरा सिकुड़ गया। लगता था ये किन्सी से वह थोड़ा दब गया था, लेकिन लंबे समय हिचकिचाने के बाद हंसा। अगर ऐसा है तो सबको फैसला करने दे। उसे अपनी पिल्स छोड़कर जाने पर मजबूर करे या ले जाने दे। हमें छोड़कर जाए, किसी ने तुरंत कहा। ब्रदर, वो सही कह रहे हैं। उसकी कमजोर कल्टीवेशन से वह अकेले कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। उन तियानलैंड जानवरों को उसकी पिल्स मुफ्त क्यों दें? इस बात पर कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। युवक ने जल्दी आगे कहा, ब्रदर चेन, गुस्सा मत करना, मैं बस जो सही लगता है कह रहा हूं। इस हाई हेवन पवेलियन ब्रदर की ताकत सचमुच बहुत कम है। अगर वह हमारे साथ रहकर ग्रुप की मदद के लिए अपनी हीलिंग पिल्स देता तो किसी के गंभीर घायल होने पर शायद कंजूसी न करता, लेकिन चूंकि वह जाने पर आमादा है और अकेले चलना चाहता है, मुझे लगता है उसे अपनी पिल्स हमें दे देनी चाहिए। यहाँ ज्यादातर लोग वू चेंगई के तरीके से सहमत लग रहे थे, जिससे चेन शुएशु और सू शियाओयू के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। जवाब में चेन शुएशु ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें सचमुच लगता है तुम्हारा बर्ताव सही है? अगर कोई तुम्हारी जान बचाने वाली पिल्स लूटना चाहे तो तुम क्या करोगे? उसकी बात सुनकर इनमें से कई लोगों की भौहें सिकुड़ गईं या मुंह फेर लिया। भले उन्हें पता था कि जो कर रहे हैं वह गलत है। अभी सबकी हीलिंग पिल्स लगभग खत्म हो चुकी थीं। भले एक और बोतल मिल जाए तो शायद महत्वपूर्ण वक्त में कुछ लोगों की जान बचा ले। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा खुद के साथ चाहते हो। ठंडी आवाज गूंजी। यान काय ने ऊपर देखा और 10,000 फ्लावर पैलेस की रोब वाली लड़की को देखा और हल्के से सिर हिलाया। वो चेंगई को उम्मीद नहीं थी कि यान काय के लिए इतने लोग बोलेंगे, इसलिए कोने में धकेले जाने पर बोला, अच्छा तो सबको फैसला करने दे। उसे पिल्स छोड़कर जाने पर मजबूर करे या ले जाने दे। हमें छोड़कर जाए, किसी ने तुरंत कहा। ये किन्सी ने मीठी मुस्कान दी, ये बस लुटेरे का काम लगता है। वो चेंगई का चेहरा सिकुड़ गया। मुझे भी यह बुरा लग रहा है। अंत में वो चेंगई हंसा, अगर ऐसा है तो उसे विकल्प दूंगा ताकि कोई न कहे कि मैं ताकत से कमजोर को दबा रहा हूं। यान काय को घूरकर बोला, हमारे साथ रहो या अपनी पिल्स छोड़ो, तेरा फैसला। हो। यान काय हंसा। वो चेंगई को घूरकर धीरे बोला, मैं बाद वाला चुनता हूं। उसे कभी इन लोगों के साथ चलने की इच्छा नहीं थी, और वो चेंगई को इतना घमंडी होते देखकर यह सोच और मजबूत हो गई। अब वह कैसे रहने का चुनाव करता? लेकिन अब इतने सारे लोग उसे घूर रहे थे, अगर वह सचमुच कुछ पिल्स नहीं छोड़ता तो अभी दबाव डालने वाले उसे आसानी से जाने न देते। ये तेरा खुद का फैसला है। वो चेंगई ने यान काय की तरफ हाथ बढ़ाया। हालांकि यान काय ने सिर हिलाकर दुष्ट मुस्कान दी। ये देखकर वो चेंगई की भौहें सिकुड़ गईं, तेरा मतलब? मैंने सिर्फ कहा कि पिल्स छोड़ूंगा, यह नहीं कहा कि तुझे दूंगा। इतना घमंड मत कर। यान काय ने ठंडी हंसी हंसी और उसके सामने बड़े हाथ को नजरअंदाज करके हीलिंग पिल्स की बोतल निकाली और चेन शुएशु को उछाल दी, जबकि ठंडे से वो चेंगई को घूरता रहा। सीनियर ब्रदर चेन, वे पिल्स तुझे देता हूं। चेन शुएशु ने पिल्स की बोतल पकड़ी तो उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने यान काय को यहां लाया था, लेकिन अब उसके खुद के ग्रुप के लोग उसे दबा रहे थे। वह कैसे बेफिक्र रहता? गहरी सांस लेकर चेन शुएशु ने जोर से कहा, ब्रदर यांग, निश्चिंत रहो, सीनियर ब्रदर इन पिल्स को अच्छे से बांटेगा। उसका मतलब साफ था। अभी वो चेंगई का साथ देने वाले जानते थे कि इस बोतल की हीलिंग पिल्स उन्हें कभी न मिलेंगी। यान काय ने सिर हिलाया और जल्दी मुट्ठी जोड़कर बोला, तो मैं विदा लेता हूं, उम्मीद है फिर मिलेंगे। बात खत्म करके यान काय तुरंत जंगल में गायब हो गया। फिर मिलने की उम्मीद कम है। वो चेंगई ने ठंडे से हंसी हंसी और अजीब ढंग से अपना बड़ा हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा साफ गुस्से से भरा था, जैसे उसने ग्रुप की तरफ जोर से चिल्लाकर कहा, यहां काफी देर आराम किया, अब चलने का वक्त है। वे तियानलैंड कुत्ते जल्दी फिर हमला करेंगे। अभी न निकले तो देर हो जाएगी।
30 से ज्यादा लोग जल्दी वू चेंग ही के हुक्म के मुताबिक व्यवस्थित हुए और सावधानी से जंगल में चल पड़े। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनके काफिले के आखिरी व्यक्ति ने चुपके से अपनी मौजूदगी छिपाई। ग्रुप के दूर जाने के बाद ये युवक किसी दिशा में देखकर जल्दी दौड़ पड़ा। जिस दिशा में गया वह साफ यान काई के रास्ते जैसी थी। यान काई ने जाने से पहले एक बोतल पिल्स छोड़ी थी, लेकिन जीवन अनुभव के लिए यहाँ आए डिसिपल ने सिर्फ एक बोतल हीलिंग पिल्स साथ लाई होगी। ऊपर से यान काई ने पहले कहा था कि वह गलती से घाटी में गिर गया था और आधा साल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। अगर ऐसा था तो पिछले आधे साल में उसे ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी होगी, और लड़ाई न हुई तो घायल न हुआ होगा, न हीलिंग पिल्स इस्तेमाल की होंगी। इसलिए उसके पास और पिल्स जरूर होंगी। इसलिए वू चेंग ही ने चुपके से इस व्यक्ति को यान काई को काटने और उसके पास की पिल्स लाने का हुक्म दिया था। वू चेंग ही का सावधानी भरा प्लान, सिर्फ एक व्यक्ति भेजना ताकि शक न हो। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।